नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड जीके में आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे हम लोग सभी को पता है, गांधी युग। गांधी युग की बात अगर हम लोग कर ले तो इससे पहले हमने कवर किया था ब्रिटिश का जो आगमन हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, और मराठा का जो भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट था झारखंड के संदर्भ में, तो उसे हमने कवर किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमने 1857 के विद्रोह पूरे डिटेल में झारखंड के भी संदर्भ में कवर किए थे और भारत के संदर्भ में भी। और अब जो हम लोग गांधी युग की बात करेंगे तो गांधी युग की अगर थोड़ी सी बातें अगर हम लोग जान ले तो एक आदमी जो साउथ अफ्रीका में 21 वर्षों तक अपनी युवा अवस्था वहाँ पे बिता रहा होता है, और फिर जब वो भारत अपने वतन अपने देश को जब वो लौटता है तो वो किस प्रकार एक हीरो की तरह से अपनी योगदान देता है, और एक हीरो की तरह से वो उभरते हुए आपको दिखाई देंगे कि एक से एक जो वो सत्याग्रह करते चले जाएंगे उन पे उनको सफलता हासिल होती चली जाएगी, और उसके बाद जो होती है उनका जो प्रचार प्रसार पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। कोई उन्हें कहेंगे महात्मा का उपाधि कोई देंगे, कोई उन्हें बापू कहेंगे, तो कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहेंगे, कोई उन्हें मलंग बाबा कहेंगे, केसरी हिंद की उन्हें उपाधि दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में जो झारखंड के संदर्भ में भी हमें कवर करनी है और पूरे इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में भी कवर करनी है। तो आपको जो है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद वाली सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग कांड, और उसके बाद असहयोग आंदोलन, यहाँ तक चीज़ें हम लोग आज कवर कर रहे होंगे। एक स्टोरी वे में सारी चीज़ें कवर करेंगे भारत को लेकर के, झारखंड में वो कैसे इन करेंगे गांधी जी, झारखंड में क्या असहयोग आंदोलन में यहाँ के लोगों का योगदान रहेगा, रोलेट एक्ट में किस तरह से यहाँ के भी लोग बिल्कुल आग बबूले होंगे, किस तरह से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। तो एक से एक यहाँ चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गांधी जी से क्वेश्चन कुछ बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसे ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। 500 ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और मैं यहाँ पे जो है करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ क्यूजेस की एक टाइमिंग रोज़ रात 10 बजे होती है, और एक अच्छे लेवल पे बहुत ही स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड होकर के यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो आप जैसा देख रहे होंगे झारखंड करंट अफेयर, और जितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो सीरियस है वो नोट डाउन भी कर रहे हो, मैंने उनको पहले भी इन्फॉर्म यहाँ कर रखा है। और बिल्कुल यहाँ पे कोई वो चैटिंग फैटिंग की कोई सिस्टम नहीं है भैया, बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, जो भी कर रहा है मैं उसे रिमूव कर दूंगा, इसमें कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं करना है कि मुझे स्टूडेंट जोड़े जाना, ऐसा नहीं। मुझे वही स्टूडेंट यहाँ रखना है जो काफ़ी सिंसियर और काफ़ी सीरियस है एग्जामिनेशन को लेकर के, जो मेहनत कर सकते हैं। केवल सीजीएल का ही पेपर जो नहीं दे रहा है, जो अदर एग्जामिनेशन के भी पेपर, वो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ क्यूजेस में भी है। और मैं अभी तक 35 तक करंट अफेयर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। और जो मुझे मेरे तरफ से जो यहाँ गाइडलाइन होती है मैं धीरे धीरे यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, तो आप सभी को तो मैं कहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि टेस्ट सीरीज के बारे में, जो टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिए, तो भाई देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे क्या चीज़ें आगे आपकी चलाई जाएगी और आपको क्या क्या मिलेगी। पहला तो देख लीजिए, आपने जो पे किया 129। दूसरी बात, जो लोग इंटरेस्टेड है भैया, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी को पता है हमारे कंटेंट के बारे में, तो इतना परेशान नहीं होना। इतना कम फी में आपको 129 में ही केवल 15 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, और ये जो होंगे ऑफलाइन इन द सेंस कि आप जो लोग भी पेड कर रहे हैं, जितने लोग पेड कर लिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। आपको कुछ समय के बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि इतने समय के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। वीक में आपका एक टेस्ट मैं लूँगा अभी क्योंकि टाइम एग्जामिनेशन में, तो आपको पीडीएफ मॉर्निंग में 8 बजे सेंड कर दिया जाएगा, और शाम को या फिर रात 8 बजे तक आपको वहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पे अगर कोई डाउट होगा तो आप डिस्कशन भी करने का आपको वहाँ पे टाइम मिल जाएगा, या फिर मैं उसको ओपन भी करूँगा, वहाँ पे आऊँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे पूरा कंप्लीट झारखंड की जो हिस्ट्री है उसकी नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट की, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट झारखंड की हिस्ट्री का आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने ही 129 में आपको यहाँ पे ये आपको पूरा 15 टेस्ट तो मिलेगा ही, साथ में साथ झारखंड की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, झारखंड की जो हिस्ट्री है वो अभी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंशिएंट मैंने दे दिया है, आज मेडिवल में दे दूंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगी उसकी पीडीएफ भी मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना इतना। तो जल्द से ज्वाइन कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ दिनों के लिए ऑफर है, तो 129 है, और कुछ दिनों के बाद जो है ये प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप फिर उसके बाद हमें मैसेज करेंगे कि प्राइस कम कर दीजिए। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम मैंने फ़ी रखा, जो उनके
टाइपिस्ट जो है वहाँ पे जो उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और कंटेंट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू JSSC CGL का जो बेस्ड होता है पैटर्न पे मैंने रखा है। जो भी एकदम लेबल होगा वो रखा, ना तो हार्ड रखा है ना मैंने ईजी रखा। तो इस चीज़ को पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो ठीक है, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने जो आज हमारे क्लासेस है। और दूसरी बात, जो पेड नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं है समर्थ, तो भाई मैं तो यूट्यूब पे भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। पहला टेस्ट बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, क्वेश्चन क्वालिटी भी मैंने अच्छी रखी है। टेस्ट 2 कल आपको फिर मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग की मैं क्वेश्चन नहीं, वहाँ पे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ टेस्ट में, तो उससे आपको चीज़ें भी समझ में आएगी, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको वहाँ पे। तो जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो उस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा, केवल आपको वहाँ पर सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं गांधी जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गांधी जी से संबंधित, उसको हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। इनके जन्म से अगर हम लोग रिलेटेड देख ले तो बातें हैं, इनका जन्म कब है तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। पिताजी क्या हैं, इनके नाम पूछे जाएंगे। पिताजी के नाम तो करमचंद गांधी हो जाएंगे। इनकी माता की नाम पूछी जाएगी तो माता कौन है, पुतलीबाई है। इनकी पत्नी की नाम पूछी जाएगी तो आपको क्या बताना है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इतना तो इंपॉर्टेंट आपको सब कुछ याद है और बिल्कुल याद होना चाहिए। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे, गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, करमचंद गांधी। माता का नाम पूछ लिया जाए तो कौन है, पुतलीबाई। पत्नी की नाम पूछ ली जाए तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी के 4 पुत्र थे, यानी कि कस्तूरबा गांधी के कितने पुत्र हो गए, 4 पुत्र। चारों पुत्र के नाम याद रखिएगा। पहला जो पुत्र था आपका हीरा लाल था। ठीक है, हीरा लाल। दूसरा पुत्र जो था मनीलाल। तीसरा पुत्र जो था रामदास, और चौथा पुत्र जो था आपका देवदास। ये चारों पुत्र का नाम याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं नोट डाउन कर पाया। तो कस्तूरबा गांधी के कितने पुत्र थे, यानी कि गांधी जी के कितने पुत्र थे, 4। हीरा लाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा गांधी जी के बचपन का नाम, तो याद रखिएगा मेनियो इनका बचपन का नाम था। अब कोई आपसे पूछता है एग्जामिनेशन में, तो ये पूरा यहाँ से जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने कहा था महात्मा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कब दिया गया था तो 1944 में, ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दी थी, तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखना है आपको, चंपारण सत्याग्रह में ही, यानी कि 1917 में ही इनको ये महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो अभी हम लोग चंपारण सत्याग्रह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इनको महात्मा की उपाधि दी गई। तीसरा जो है, इनको बापू की उपाधि दी गई है। बापू की उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने दी थी। मलंग बाबा से आप समझ सकते हो सिंपली कि एक ऐसा इंसान जो मतलब जब वो ठान लेता है करना है, तो चाहे कोई भी हमारे आगे पीछे हो या ना हो, लेकिन अब हम इसको करके लेंगे, तो उस तरह के जो है इंसान थे, इसलिए इनको खान अब्दुल गफ्फार खान ने मलंग बाबा का उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट इनको कहा गया था अर्धनग्न फकीर। तो आप सभी को पता है अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, चर्चिल ने 1931 में कहा था। चर्चिल ने कहा था कब, 1931 में। याद रखना, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर कब, 1917 चंपारण सत्याग्रह। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस कब, 1944 में। बापू की उपाधि किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान, और अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कब, तो 1931 में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। गोलमेज सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका केसरी हिंद की उपाधि की अगर बात कर ले तो किसने दिया था, अंग्रेज। तो पूछा जाएगा, बोला जाएगा या फिर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त की गई उपाधि गांधी जी को है, तो वो कौन सी उपाधि थी, केसरी हिंद। जिसे फिर आप जब देखते हो कि जलियांवाला जो बागकांड होता है, वहाँ पे जो है ये केसरी हिंद की उपाधि भी लौटा देते हैं, और आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपका नाइटहुड की भी वो उपाधि लौटा देते हैं। ठीक है, गांधी जी अंग्रेजों से बहुत पहले खुश थे। गांधी वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत से बाहर जाएं, भारत को वो छोड़े, भारत में जो वो शासन कर रहे थे, जो रूलिंग कर रहे थे, क्योंकि भारत में इतने छोटे छोटे राजाएं थे पूरे भारत के। अगर हम लोग बात करते हैं ठीक है, अगर हम लोग पूरे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में इतने छोटे छोटे राजाएं थे कि इनको पता था गांधी जी की ये सारे राजाएं अपने क्षेत्र के लिए, इनके अंदर एक यूनिटी नहीं थे, वो पूरे भारत के बारे नहीं सोचते थे, ये केवल अपने क्षेत्र के बारे सोचते थे। और ये कभी भी भारत एक नहीं हो सकता था, इसलिए वो जानते थे कि ये जो है भारत को एक करके जो रखा हुआ है वो अंग्रेज जो अभी शासन कर रहे हैं वही रख सकते हैं, इसलिए अंग्रेज को अभी भारत छोड़ करके नहीं जाना है। तो गांधी जी अंग्रेजों से
निराश नहीं थे स्टार्टिंग में, बाद में कुछ चीज़ें घटनाएं घटेगी, अभी हम आपको बताएंगे कब जा कर के फिर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो चलाते हैं कि जो वो गांधी जी अंग्रेज़ों का साथ देना छोड़ देते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि गांधी जी क्यों अंग्रेज़ों के उस समय साथ थे। जो प्रथम विश्व युद्ध होगा तो गांधी जी खुद भारतीय जनता से कहेंगे, भारतीय युवा जो लोग लड़के हैं उनसे कहेंगे कि आप जो है अंग्रेज़ों ब्रिटिशों का साथ दें। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता रहता है, और कुछ चीज़ें भी वो जब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कि किस तरह से वहाँ पे जब मीटिंग होती है तो अंग्रेज और उनकी बात को मान लेते हैं। और उनको पता था कि भारत में इतने राजाएं हैं, 400-500 राजाएं हैं, वो कभी भी भारत को एक यानी कि एक यूनिटी फॉर्मेशन में वो भारत को नहीं रखेंगे। वो पूरे अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ेंगे और अपना अपना क्षेत्र तक ही सीमित रखेंगे। वो पूरा भारत एक नहीं हो रखेगा। वो पूरे भारत पर जो शासन कर रहा था अंग्रेज, वही जो है अंग्रेज भारत को एक करके रख सकता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे गांधी जी कि भारत से वो अंग्रेज बाहर जाए। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे घटेगी, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। लंदन में अगर हम लोग बात कर ले तो वकालत ये करने गए थे, पढ़ाई करने गए थे। और 24 वर्ष की उम्र में कब गए थे? 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका में। याद रखना है, 24 वर्ष की उम्र में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ बोला कि पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह, अगर पूछा जाए पहला, केवल बोला जाएगा पहला सत्याग्रह, भारत में नहीं पूछा जाएगा कि भारत में, तो पहला सत्याग्रह ये साउथ अफ्रीका में ही किए थे। कब? 1906 में किए थे। ठीक है, 1906 में गोरे रंग काले रंग के ऊपर हुआ था ये सत्याग्रह। तो इतना डिटेल नहीं जाना आपको। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में कब किए थे? तो 1906 में किए थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कहाँ पे बनाया था? तो याद रखना है डरबन में बनाया था इन्होंने। फिनिक्स आश्रम इन्होंने बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? डरबन में बनाए थे, फिनिक्स आश्रम पहला। और पहला सत्याग्रह कब हुआ था इनका? तो 1906 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ये भारत कब वापस रिटर्न होते हैं? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं। 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। ये तो एग्जामिनेशन के लिए फिक्स है, आपके काफ़ी हॉट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका का नाम भी आपको याद रखना है, इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में जब थे वो तभी उन्होंने ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया था। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखना आपको कि 21 वर्षों तक जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। कई लोगों के 21 या फिर 22 वर्ष में डाउट रहता है, तो आपको याद रखना है कि वो 21 वर्ष तक जो है कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। वकालत की पढ़ाई किए थे और वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट चलाए थे। वहाँ पे भी उन्होंने जो आश्रम चलाए थे, वो सारी बातें हमने डिस्कशन कर ली। उनके जो नाम से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी जो उपाधि से उनके क्वेश्चन जो बनते हैं, और उनके फैमिली स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। और मैंने बताया कि किस प्रकार गांधी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़ करके जाए, या फिर अंग्रेज भी जो थे गांधी जी से काफ़ी खुश होते थे, क्योंकि ये जो बंदा है ये हमारे मतलब कि ये हमारे समझ सकते हो कि हमारे हित के लिए काम कर रहा है। इस तरह से अंग्रेज को भी लगता था। लेकिन गांधी जी का वो मोटिव नहीं था। लेकिन बाद में कुछ घटनाएं, अब हम लोग घटनाओं पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड में गांधी जी का जो एंट्री होता है किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उस चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। 4 जून 1917 की हम वैसे बात कर रहे होते हैं, तो गांधी जी जो होते हैं रांची आए हुए थे। ठीक है, गांधी जी जो है रांची आए हुए थे। और इनको गांधी जी को जो रांची जो आते हैं उनको निमंत्रण किसने दिया था? पूछा जाएगा। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने जो है पूरा हाईलाइट कर रखा है। तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है एग्जामिनेशन के लिए। और बाकी तो मैंने स्टोरी वे में सारी चीज़ें तैयार की है। तो 4 जून, अब मैं बताऊँगा कि ये क्यों रांची आए, किस तरह से चीज़ें, वो भी आपको मैं बिल्कुल कनेक्ट कर दूँगा। चीज़ों को थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 4 जून 1917 ईस्वी में गांधी जी जो होते हैं रांची आए थे। और किनके पूछा जाएगा आपसे किसने इनको निमंत्रण दिया था रांची आने के लिए? तो श्याम कृष्ण सहाय, ये लंदन में थे, इन्होंने ही जो थे निमंत्रण दिया था गांधी जी को 4 जून 1917 में। और ये जो थे रांची आए हुए थे। गांधी जी के साथ और कौन आए थे ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ब्रज किशोर बाबू भी थे उनके साथ में। गांधी जी की भारत में प्रथम सत्याग्रह, देखिए गांधी जी का भारत में अगर पूछा जाएगा, भारत में इंडिया में प्रथम सत्याग्रह था तो कौन सा? चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। भारत में उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 में कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर पूछा जाएगा
कि गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह तो 1906 में जो मैंने आपको कहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में बताया था। लेकिन अगर भारत में पूछ ली जाए तो कब थे वो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था किसानों के खिलाफ में। 3 कठिया पद्धति की बात हम अभी करेंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह कैसा एक सत्याग्रह था, कृषकों से रिलेटेड सत्याग्रह था, किसानों के लिए सत्याग्रह था या फिर मजदूरों के लिए सत्याग्रह की गई थी। तो याद रखिएगा ये एक कृषक सत्याग्रह था। ठीक है, ये कैसा सत्याग्रह था? तो एक कृषक सत्याग्रह था। आखिर गांधी जी ये चंपारण सत्याग्रह क्यों किए थे, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहला तो हमने जाना चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि ये पहला सत्याग्रह था भारत में गांधी जी का पहला, क्योंकि ये 1915 में आते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि 1915 9 जनवरी को ये भारत आते हैं और 2 साल तक वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। और जब ये भ्रमण करते हैं तो चंपारण जो एक बिहार का एक जिला है वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे किसानों के साथ क्या स्थितियाँ है या फिर किसानों के साथ किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो चंपारण में वो देखते क्या है और ये सत्याग्रह वो क्यों करते हैं। चंपारण में वो देखते हैं कि 3 कठिया पद्धति के बारे में उनको बताया जाता है या फिर वो जानते हैं या सुनते हैं कि चंपारण में जो है 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया का मतलब होता है 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा एटलीस्ट कम से कम जो भारतीय किसान जो थे उनको 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, नील की खेती करनी पड़ती थी। और इस नील की खेती करने से होता क्या था कि जो वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता थी वो खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो मतलब अगर आप किसान हैं, अगर आप 20 कट्ठा में आपको जो है 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा, कम से कम ऐसे तो इनको 4 से 5 कट्ठा तक में इनको जो था होता क्या था, नील की खेती करनी पड़ती थी। और जिससे क्या होती थी, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी जो थी उनकी जो उर्वरता क्षमता थी वो इससे नील की खेती से खत्म हो जाती थी। और अगर आप कोई किसान हैं और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, 3 कट्ठा पद्धति को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसके बदले आपको जो थे अंग्रेज को काफ़ी भारी मात्रा में आपको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो जब ये चीज़ें गांधी जी जानते हैं तो ये गांधी जी सोचते हैं कि वाकई ये तो काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है भारतीय किसानों के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा में। तो गांधी जी जब जो थे साउथ अफ्रीका से आने के बाद वे पूरे भारत में घूम रहे थे और जब वे चंपारण पहुँचे और उनको चंपारण के किसानों की बात पता चली तो गांधी जी भी माने कि ये तो किसानों के साथ गलत किया जा रहा। और फिर चंपारण आंदोलन की रूप देखिए किस तरह से वो रांची अब आ रहे हैं। और चंपारण की ये जो आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह की जो ये सत्याग्रह चलाने वाले हैं ये गांधी जी, जो किसानों के खिलाफ, चंपारण के किसानों के खिलाफ, तो उसकी जो रूपरेखा जो उन्होंने तैयार किया था रांची में रह करके ही उन्होंने तैयार किया था। याद रखना है आपको, रांची में रह करके ही इन्होंने तैयार किया था। पूछा जाएगा आपको चंपारण सत्याग्रह की, झारखंड में चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की गई थी कहाँ, रांची, गुमला, गिरिडीह, हजारीबाग, तो रांची में रहकर उन्होंने तैयार की थी। और गांधी जी के साथ रांची उनकी पत्नी भी आई थी। पत्नी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी। और उनके 2 पुत्र, 4 पुत्र मैंने नाम बताया था, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो इनमें से इनके 2 पुत्र आएंगे। 2 पुत्र कौन कौन से होंगे? तो रामदास और देवदास आए थे। ये भी याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कौन पुत्र हैं आए थे उनके। और ये लोग कहाँ पे ठहरे थे ये भी पूछा जाएगा। तो रांची में ही श्याम कृष्ण साय जिन्होंने निमंत्रण दिया था उनके ही घर ठहरे थे और 21 दिनों तक रांची में गांधी जी थे। याद रखना आपको, 21 दिनों तक और 21 वर्षों तक ये साउथ अफ्रीका में रहते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया अभी। 21 दिनों तक ये गांधी जी रांची में रहते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पूछा जाएगा किसने साथ दिया था। तो देखिए जैसे ही गांधी जी को पता चलता चंपारण 3 कठिया पद्धति के बारे में, तो वो जो है अब वो एक तो रूपरेखा वो रांची से रह करके तैयार करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और फिर जब वो चंपारण जाएंगे और वहाँ पे एक आंदोलन वो आज जाएंगे और वहाँ पे जितने भी किसान जो कृषि थे वो भी उनके अंदर एक जैसे उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है कि कोई तो है हमारे लिए जो आ रहा है। और गांधी जी जो होते हैं ब्रिटिश के जो एक मेन लीडर थे वहाँ के, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे उनके साथ वो मीटिंग करते हैं। इन लोग पूरे थोड़े से आंदोलन हो हल्ला काफ़ी मचाने लगते हैं कि जो इनके साथ की जा रही गलत। तो वो आते हैं, वो भी उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, इस तरह से चीज़ें हो रही है। तो वो जब गांधी जी को मीटिंग में गांधी जी के साथ ये लोग मीटिंग करते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी उनके एक ऑफिसर आते हैं। तो गांधी जी के साथ जब बातचीत होती है उन दोनों की, तो उनको तो वो जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो ऑफिसर होते हैं वो भी रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ये जो किया जा रहा है या 3 कठिया जो पद्धति है वाकई ही गलत है। और इसके बाद से ही ये 3 कठिया पद्धति को ख़त्म किया जाता है। और जैसे ही ख़त्म होती है तो भारतीय लोगों के सामने गांधी जी की जो एक
छवि थी, एक छवि, एक महानता के ऊपर, महानता से भी ऊपर। जो देखिए किस तरह से सत्याग्रह था, इन्होंने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, ना तो लड़ाई किया, ना कुछ हथियार का यूज़ किया, कुछ भी नहीं। गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनकी हथियार क्या थी, उपवास कर लेना है, कोई चीज़ को क्या करना, बहिष्कार कर देना है, हड़ताल करना। ये 3 चीज़ जो थे उनके मेन क्या थे, आपका हथियार थी। इनको ये हिंसा पे बिलीव ही नहीं करते, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले इंसान थे। तो इस तरह के ये इंसान थे। और आप सोच रहे होंगे कि जो ये 3 कठिया पद्धति से इतने किसान परेशान थे और एक मामूली सा इंसान आ करके बिना विद्रोह किए अंग्रेजों से ये 3 कठिया पद्धति को समाप्त करे, तो आपको लगता नहीं है कि ये किस प्रकार एक हीरो की तरह अचानक से निकलेंगे बाहर। तो उसी प्रकार ये गांधी जी अचानक से पूरे भारत में इनकी चर्चा होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे अभी तो यहाँ पे अपने चंपारण बिहार की बात है, तो यहाँ से आप पूरे भारत में आपको, उधर आप गुजरात में भी गांधी जी की चर्चा होना स्टार्ट हो गई, झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश, पूरे स्टेट, झारखंड के सारी राज्यों में गांधी जी की चर्चा, गांधी जी की महानता की चर्चा होनी स्टार्ट हो जाती है। और इस आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में पूछा जाएगा किसने साथ दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको मिलेगा अनुग्रह नारायण सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, ये याद रखना आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था चंपारण सत्याग्रह में या फिर अनुग्रह नारायण सिंह ने भाग लिया था। तो ये पहली बार, देखिए ये वाकई ये पहली बार कोई आंदोलन थी जो अंग्रेज भारतीयों पे शासन कर रहा था, रूलिंग कर रहा था। आपने देखा था 1857 का विद्रोह, इतना बड़ा सा विद्रोह हुआ, किस प्रकार से पूरे भारत के क्षेत्र को कब्जा कर लिया, और उस अंग्रेज को बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई हथियार की यूज़ किए, उसको चंपारण सत्याग्रह में, एक मामूली सा चंपारण सत्याग्रह जो 3 कठिया से सारे किसान परेशान थे, वो एक बिना आंदोलन किए उनसे लड़े और उन पर क्या की, गांधी जी ने भी विजय हासिल की। ये देख भारत के लोग गांधी जी के क्या हो गए थे, दीवाने हो गए थे। और चंपारण, इसी सत्याग्रह के विजय हासिल करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं, कि वाकई ही रविंद्रनाथ टैगोर जो इनको होता है क्या, एक उपाधि देते हैं महात्मा की, कि अब ये जो है एक महान आत्मा है, महात्मा की उपाधि इनको दिए, इसलिए महात्मा गांधी हम इन्हें कहते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि होम रूल आंदोलन, देखिए ये आंदोलन था, ये तो मैंने चंपारण सत्याग्रह मैंने पूरा चीज़ बता दिया भैया कि चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी झारखंड के संदर्भ में, चंपारण सत्याग्रह जो पूरे भारत में किस तरह से फेमस हुए गांधी जी, पूरा क्वेश्चन क्या आएगा वो मैंने पूरा। अब ये देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है ना, अब आपको कोई भी, जैसे कि भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको जाकर मैंने यहाँ पूरा कवर कर दिया कि चंपारण सत्याग्रह तो नॉर्मल क्या पूछा जाएगा, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1900, यह कैसा सत्याग्रह था, किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी की यह प्रथम सत्याग्रह थी। चंपारण सत्याग्रह में किसने साथ दिया था गांधी जी का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था, या फिर अनुग्रह नारायण सिंह ने साथ दिया था। अब यहाँ पे झारखंड के संदर्भ में चंपारण सत्याग्रह से बस क्या, देखिए इतना ही क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से बन सकता था। 3 कठिया पद्धति एक मैंने आपको बता दिया था। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो 1917 में मैंने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, याद इधर रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 से लेकर के 1918 तक चली, यानी कि अभी जो है प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है, याद रखना है आपको। और इसमें ही जैसे ही चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को विजय हासिल होती है, तो गांधी जी भी कहते हैं कि नहीं ये अंग्रेज अच्छे हैं, ये बात को हमारे मानते हैं। इसलिए अभी ब्रिटिश सेना में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है इसी समय, तो गांधी जी सारे भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी ब्रिटिश सरकार के साथ दें, ब्रिटिश सेनाओं में जा करके उन ज्वाइन करें और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल करने में उनका हेल्प करें। तो कई भारतीय जितने युवा हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना में सम्मिलित होते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में साथ भी देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अंग्रेज गांधी जी जो थे अंग्रेजों से इतने मतलब नाराज नहीं थे, क्योंकि देखा कि चंपारण सत्याग्रह में सारी बातें वो अंग्रेज मान लिए थे। और उसके बाद अंग्रेज भी जो थे, अंग्रेज भी समझ गए थे कि ये जो गांधी जी है ये भी हमारे हित के लिए काम कर रही है, कोई अपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम जो है ये हमारी तरफ से काम कर रहे हैं, अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था। तो इस चीज़ों को आपको रिलेट कर लिए होंगे। और झारखंड के संदर्भ में क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी आप समझ गए होंगे। वो रांची आए, कितने दिन रहे, 21 दिन तक किसके साथ आए। और उसके बाद अब हम जो देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम से क्वेश्चन बन जाता है, होम रूल आंदोलन। देखिए होम रूल आंदोलन यानी कि इसका मतलब समझ रहे, होम घर में क्या किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है, यानी कि अंग्रेज जो है हमारे घर में रूल कर रहे हैं, उसके लिए एक आंदोलन किया गया था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में।
तो यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनकी गतिविधियों को देखकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गतिविधियों को देख करके अंग्रेज सरकार इनको 1916 में रांची में नज़रबंद कर दी। तो पूछा जाएगा कब किया गया था, तो 1916 में, क्योंकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह था इसलिए मैंने यहीं पर इसको इंक्लूड कर दिया। 1916 में रांची में नज़रबंद कर लिया था अंग्रेजों ने। क्यों किया था? होम रूल आंदोलन में ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। और कोलकाता से इनको क्या किया था, देखिए पूछा जाएगा कि कहाँ से इनको ला करके रांची में नज़रबंद किया गया था, तो कोलकाता से लाया गया था। याद रखना आपको कहाँ से लाया गया था, कोलकाता से। और मौलाना अबुल कलाम ने ही 1917 में अंजुमन इस्लामिया जो रांची में है तथा मदरसा इस्लामिया रांची की नींव रखी थी। पूछा जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम ने 1917 में अंजुमन इस्लामिया जो रांची में और मदरसा इस्लामिया रांची में जो है इनकी नींव किसने रखा था, तो मौलाना अबुल कलाम ने रखा था। इन्होंने इन इमारतों को बनाने के लिए अपने अलबेलाग प्रेस बेच दिए थे। याद रखना है कि पूछा जाएगा कि अंजुमन इस्लामिया या फिर मदरसा इस्लामिया बनाने के लिए उन्होंने किस चीज़ को बेच रखा था, तो अलबेलाग को बेच दिया था। और 1919 में इनको क्या कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। सॉरी, याद रखना कि 1919 में इनको नज़रबंदी से क्या किया गया था, मुक्त किया गया था। ये भी आपको याद रखना, 1919 में क्या किया गया था, इनको यहाँ पे फिर छोड़ दिया गया था और फिर ये वापस कलकत्ता चले जाते हैं। तो याद रखना है कहाँ पे इनको किया गया था नज़रबंद, रांची में। और कहाँ से इनको लाया गया था, कलकत्ता से लाया गया था। 1916 में किया गया था अंजुमन इस्लामिया रांची में जो है, और मदरसा इस्लामिया जो रांची में इनकी इसने नींव रखी थी, किसने, मौलाना अबुल कलाम ने 1917 में। और अलबेलाग प्रेस को बेच दिए थे इन्होंने इसको, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया को बनाने के लिए। और 1919 में इनको फिर क्या किया गया था, नज़रबंदी से क्या किया गया था, मुक्त कर दिया गया था। अब जो है हम अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था उसकी बात करेंगे। अगला सत्याग्रह जो होगा हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। तो याद रखिएगा 1918 फेब मंथ भी आप याद करिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह, वो भी जो ईयर होगा आपका 1918, और ये जो आपका होता है अप्रैल में। अब ये मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको अरेंज टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि जेपीएससी का पेपर दोगे या बीपीएससी वगैरह में, तो अच्छे एग्जामिनेशन में अरेंज करने दे दिया जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो ये तो 1917 है तो आप अरेंज कर दोगे, पहले ये हुआ था सत्याग्रह, ये 1918 है और ये भी 1918 है। लेकिन ये आपका कब हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह फरवरी में, और आपका खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका अप्रैल में हुआ था। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, फेब मंथ में यहाँ लिखना भूल गया था। दूसरी बात अगर हम बात कर ले, तो अगर अहमदाबाद सत्याग्रह को अगर झारखंड जीके के संदर्भ में आप पढ़ोगे तो आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन आपका पेपर जो होगा सीजीएल का या फिर कोई भी पेपर होगा, एनटीपीसी हो चाहे बीपीएससी जेपीएससी, तो आपको इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ना है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद सत्याग्रह भी एक प्रश्न बन जाते हैं, तो क्यों ना हम इसे कवर करते हुए चले, क्योंकि मैंने आपको मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आपको इंडियन हिस्ट्री फिर से आपको जा करके कहीं और पढ़ना नहीं पड़ेगा, झारखंड जीके के साथ ही मैं उसको भी कवर कर दूँगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट की स्टोरी को हम समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अहमदाबाद सत्याग्रह की अगर हम लोग बात कर ले तो 1918 में ये सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह के पीछे रीज़न क्या था कि 1918 फेब के आसपास हम जो बात कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 से 1918 चलती है, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होती है तो एक महामारी प्लेग महामारी जो एक रोग थी ये पूरे विश्व को अपने चपेट में ली हुई थी। जिस प्रकार अभी कोरोना वायरस का जो आप समझ रहे होंगे महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, जिसमें भारत भी शामिल है, उसी प्रकार प्लेग बीमारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ली हुई थी ये महामारी। तो जिसके कारण जितने भी मजदूर थे, जितने भी लोग बाहर जा कर के काम कर रहे थे, वापस अपने घर या फिर अपने देश वापस अपने वतन लौट रहे थे। जिस प्रकार आप अभी देख रहे होंगे कोरोना वायरस में, उसी प्रकार अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे वो लोग भी वापस अपने लौट रहे थे, जिससे मिल फैक्ट्री के जो मालिक थे उनको कहते हैं कि आप लोग यहीं पे काम कीजिए, हम आपको इसके बदले जो है 100% बोनस देंगे। अगर आपको 10,000 सैलरी है तो 10,000 सैलरी के साथ 10,000 एक्स्ट्रा बोनस भी आपको दिया जाएगा। तो ये लालच से मिल मजदूर भी सोचे कि अगर वापस जाने से अच्छा भाई कि भूखे पेट वहाँ रहने से अच्छा है कि यहाँ पे जो भी पैसा आए तो कम से कम पैसे तो आएंगे, अगर मरना है तो ऐसे ही मरेंगे। तो इस कारण और ये सारे मजदूर रुक जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद ही, महीने भी नहीं होते, कुछ दिनों के बाद भी ये जो प्लेग महामारी फैली हुई होती है पूरी की पूरी तरह से शांत पड़ जाती है, बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ सबकी हो जाती है। अब जैसे ही मंथ ख़त्म होता है, इनकी सैलरी की बात आती है, तो ये जो मजदूर मालिक जो होते हैं मालिक, इनको बोनस देने से मना कर देते हैं। उनको कहते हैं कि प्लेग बीमारी जो महामारी फैली हुई थी वो तो ख़त्म हो गई है, इसलिए केवल 25% बोनस देने के लिए राज़ी होते हैं उनके मालिक। जिससे ये जितने भी मिल मजदूर थे काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि हम अब ये प्लेग बीमारी जो महामारी फैली हुई थी ख़त्म हुई है इसमें, लेकिन हम लोग तो आपका साथ दिए, हमने तो अपनी जान जोखिम में लेकर के यहाँ रुके,
तो अब इस कारण ये जैसे ही गांधी जी को ये बात पता चलती है तो गांधी जी आते हैं और ये सारी चीज़ें जैसे इनको पता चलते हैं तो पहली बार गांधी जी जो हैं इस अहमदाबाद सत्याग्रह में उपवास और हड़ताल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये स्टोरी था 1918 में फ़ेब में किया गया था ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। ये पूछा जाएगा कि गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह था भारत में, ये था आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह भारत में। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारत में दूसरा सत्याग्रह था ये। और अगर हम बात करें गांधी जी का पहला सत्याग्रह केवल अगर पूछा जाएगा तो 1906 में किया गया था। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, रंग भेद के ऊपर, काले गोरे के ऊपर किया गया था। तो जो उनके स्टेशन से भी मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है। उसके बाद ये कैसा सत्याग्रह था? ये किसानों के लिए सत्याग्रह नहीं की गई थी, इसलिए पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सत्याग्रह कृषक सत्याग्रह नहीं है या फिर किसानों के लिए नहीं की गई थी सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह आप देखे थे किसानों के लिए किया गया था, और अभी खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे तो वो भी देखेंगे कि किसानों के लिए, लेकिन अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूरों के लिए किया गया था, उनके बोनस के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट, इसी सत्याग्रह में गांधी जी ने उपवास और हड़ताल का प्रयोग किया था। तो जैसे ही ये करते हैं फिर अंग्रेज जो होते हैं मतलब जो मालिक होते हैं वो मानते हैं और 35% बोनस देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो 25% से 35% जो में आ जाना, 10% का इंक्रीज़ यहाँ पे होता है। तो गांधी जी कहते हैं मज़दूरों से आप मान लीजिए जो भी है पहले से तो अधिक आपको मिल रहा है, और इससे मिल मज़दूर भी काफ़ी खुश होते हैं। और एक बार फिर से आप देखोगे गांधी जी एक हीरो की तरह से फिर से पूरे भारत में एक तरह से हीरो की प्रतिमा के रूप से ये सामने प्रकट होंगे। और आप देख रहे होंगे कि बिना लड़े, बिना युद्ध किए, बिना हथियार के वो एक एक सत्याग्रह करते हुए लोगों को, या फिर जो भी किसान हो, चाहे मजदूर हो, या गरीब तबके के जो भी लोग भी थे, उनको उनकी हक की चीज़ें दिला रहे थे। तो सिंपल सी बात है, पूरे भारत में इनकी गूंज हो उठी थी और हर लोग इनको एक तरह से मतलब कि मान गए थे कि अब जो है एक आदमी आ गया है जो अब अंग्रेज़ों के खिलाफ या कोई मोर्चा संभाल सकता है या फिर अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया क्या कि महात्मा गांधी क्या थे? अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे। अंग्रेज़ों वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत को छोड़े, क्योंकि उनको पता था कि ये अंग्रेज़ जो शासन कर रहे यही है जो भारत को एक करके अभी रखे हुए हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे इतने सारे राजाएँ हैं, 400-500 राजाएँ हैं जो अपने क्षेत्र केवल वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और वो भारत को पूरी तरह से बाँट देंगे। लेकिन अभी हम आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे, घटनाएँ, जिसके बाद गांधी जी अपने एक मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मतलब कि एक हिंद की भावना से फिर वो आएंगे और फिर से अंग्रेज़ों को खदेड़ना स्टार्ट करेंगे। चीज़ों हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट सत्याग्रह है जो खेड़ा सत्याग्रह। ये भी झारखंड में इंपॉर्टेंट नहीं है जीके से, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे इसे। अप्रैल 1918 में हुआ था। क्यों हुआ था ये सत्याग्रह, इसको देख लेते हैं। तो याद रखिए ये भारत में तीसरा सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। पहला सत्याग्रह, दूसरा, और ये कौन सी तीसरी सत्याग्रह है याद रखना कौन सी? तो खेड़ा सत्याग्रह। यह किसानों के लिए सत्याग्रह की गई थी। तो ये कैसी सत्याग्रह है? कृषक सत्याग्रह है। देखिए क्या हुआ था कि पूरे इसी टाइम में जो अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, आप समझ रहे हैं विश्व युद्ध के, तो पूरे मतलब कि भारत में ही अकाल की स्थिति थी। भारत ही क्या पूरे विश्व में तो अकाल की स्थिति थी। आप समझ रहे हो, अकाल के कारण किसान फसलों के उत्पादन ही नहीं कर पा रहे थे। फसलों की ना तो उत्पादन कर पा रहे थे, और इधर अंग्रेज क्या कर रहे थे, इन पे कर जो टैक्स की वसूली करते थे उन पे और इंक्रीज़ कर दिए थे टैक्स वसूल करना। इस कारण बहुत ही ज़्यादा किसान मजदूर परेशान थे। और अब के किसान मजदूर कहाँ जाए अपनी परेशानी को लेकर। और अभी आप सभी को पता है कि केवल एक ही हीरो बने हुए पूरे भारत में, गांधी जी। तो ये सारे किसान गांधी जी के पास जाते हैं। और याद रखिएगा ये खेड़ा जो प्लेस है ये कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। तो ये जाएंगे गांधी जी के पास और गांधी जी फिर से इनकी सारी बातें सुनते हैं और फिर से ये जो है यही खेड़ा सत्याग्रह ये अप्रैल 1918 में करते हैं। तो देखिए खेड़ा जो है आपका गुजरात सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से पूछा जाएगा खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का किसने साथ दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथ दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे रोलेट एक्ट, जो एक अधिनियम पास किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसको हम समझते हैं। अब रोलेट एक्ट के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो रोलेट एक्ट आप सभी को पता है कि इस जो ये अधिनियम बनाया गया था, रोलेट एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। पूरे डिटेल में समझेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें क्या आता है कि आपको 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है? कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद आप जो है अपने लिए मतलब कि उस जो भी आपके ऊपर क्राइम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? वकील वगैरह रख सकते हैं। लेकिन ये जो कानून बनाया गया था अंग्रेज सेना के द्वारा, रोलेट एक्ट, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण था, ये जो अधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और संदेह के आधार पर
जैसे कि अगर हमें आपके ऊपर संदेह है तो हम संदेह के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी भी भारतीय को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। और इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति कोई भी ना तो अपील कर सकता है, ना ही कोई अपना वकील रख सकता है, और ना ही कोई वो दलील कर सकता है। तो इसीलिए इस कानून को काला कानून के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये है आपका रोलेट एक्ट। लेकिन ये कानून अंग्रेज सेना ने जो बनाई, ये कानून जो सेडिशन जो अध्यक्ष थे वो क्यों बनाए थे ये कानून रोलेट एक्ट को, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध मैंने आपको जैसे बताया 1914 से 1918 तक चला, और उसी बीच क्या हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह, तो जिसमें गांधी जी आए, जिस तरह से हीरो बने। और आप सभी को पता है कि गांधी जी अंग्रेज़ों से मतलब नफ़रत नहीं थे, उनको खुश थे। और वो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय युवाओं को कि आप भी जो है अंग्रेज़ों के जो प्रथम विश्व युद्ध में जो छिड़ी हुई थी उनके सेना में जाकर के अंग्रेज़ों का साथ दे। तो भारतीय लोग काफ़ी गए और प्रथम विश्व युद्ध में साथ भी दिए थे अंग्रेज़ों के। इस कारण प्रथम विश्व युद्ध की जैसे ही समाप्ति होती है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को अंग्रेज़ों से काफ़ी उम्मीद थी कि वे कुछ अच्छा करेंगे भारतीयों के लिए। लेकिन आपको पता है अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ हैं। लेकिन युद्ध के अंत के बाद अंग्रेज़ों ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति को काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, उन्होंने कोई भारतीय लोगों के लिए कोई भलाई का काम के लिए वो मीटिंग नहीं बुलाई थी। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी नुकसान हुई है, इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। तो भारतीयों पर क्या किया इन्होंने, टैक्स जो वसूल करते थे उनकी दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो जिसके कारण जो भारतीय थे काफ़ी नाखुश हुए। और अब इसके कारण ये भारतीय लोग क्या करेंगे, कुछ आंदोलन करना स्टार्ट कर देंगे। पहला कारण तो ये हड़ताल करेंगे, कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगे अंग्रेज़ों का। दूसरा कारण क्या था कि मुस्लिमों का एक धर्म गुरु हुआ करते थे, आप सभी को पता है, खलीफा पोस्ट हुआ करता था। मैंने मध्यकाल में काफ़ी अच्छे से समझाया है खलीफा के बारे, तो इतनी डिटेल नहीं जाएंगे। और ये खलीफा कहाँ पर हुआ करते थे, तो तुर्की में रहते थे। एक मेन धर्म गुरु थे मुस्लिमों का। उसके बाद ही सुल्तान, जैसे कि पढ़े हमने मध्यकाल में, सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे, इसके नीचे होते थे जो भी है मेन, तो खलीफा ही यही जो है सुल्तान को अधिकार देते थे कि हाँ आप जो है सुल्तान बनने के मतलब कि इस पद के लिए आपको उपाधि, सुल्तान की उपाधि देते थे ये खलीफा ही, या फिर बादशाह की उपाधि ये कौन देते थे, खलीफा ही। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने तुर्क के साथ एक सिब्र की संधि की थी, और इस सब सिब्र की संधि पे ही इन्होंने क्या किया था, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था। अब सिंपल सी बात है, धर्म की बात आ गई यहाँ पे। अब समझ रहे कि धर्म की बात जैसे ही आती है तो कितना बड़ा यहाँ पे फिर भारत में आप सभी को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन या कितना बड़ी कांड यहाँ पे हो जाती है। तो बस यह जानकर भारत के मुस्लिम समुदाय ने क्या किया गया, अंग्रेज़ों से काफ़ी जो मुस्लिम समुदाय थे भारत में, अंग्रेज़ों से काफ़ी नाखुश हुए। और खिलाफत पद को बचाने के लिए, और देखिए ये मुस्लिम समुदाय खिलाफत पद को बचाने के लिए और टैक्स में जो बढ़ोतरी कर दिए थे उधर जो प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान हुए थे, इसके कारण भारतीय एक हिंदू समुदाय कर लीजिए और एक भारतीय में मुस्लिम समुदाय जो खलीफा पद के लिए अंग्रेज़ों से नाखुश थे, ये दोनों मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या हुए, एक हिंसात्मक नारे लगाने लगे। ठीक है, जहाँ जा रहे तो वो हिंसात्मक टाइप के नारे लगाने लगे, एकजुट होकर के आंदोलन करने लगे। इसी से परेशान होकर के अंग्रेज़ सेना के अधिकारी सिडनी रोलेट, उनका नाम ही था सिडनी रोलेट, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। 21 मार्च 1919 में इनके अध्यक्ष में, सिडनी रोलेट के अध्यक्ष पे रोलेट एक्ट पारित किया गया था। याद रखिएगा किनके अध्यक्ष में ये रोलेट एक्ट पारित किया गया, तो सिडनी रोलेट के अध्यक्ष पे। कब, तो 21 मार्च 1919 में। और रोलेट एक्ट क्या है, तो इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था, एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार मिला था। इसे ही क्या कहते हैं, काला कानून, ये हमने पढ़ लिया है। और ये काला कानून का जो है पूरे भारत में इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ किया गया था, तो पंजाब में। याद रखिएगा किया गया था रोलेट एक्ट। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा विरोध रोलेट एक्ट कहाँ किया गया था, तो पंजाब में। और झारखंड में भी, अब झारखंड इससे अछूता नहीं है तो झारखंड के संदर्भ में पढ़ लेते हैं, तो झारखंड में भी रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। और रांची में अगर पूछ ले तो रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले कौन थे, तो बारेश्वर सहाय तथा गुलाब तिवारी थे। और पलामू में जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे, याद रखिएगा जिला स्कूल शिक्षक के नाम क्या था, रामदीन पांडे। इन्होंने 6 विद्यार्थियों के साथ उपवास रखा था, ये काला कानून के लिए ही। और रांची से किन्होंने विरोध किया था, बारेश्वर सहाय जी और गुलाब तिवारी जी थे। तो ये जो काला कानून था, इस काला कानून के कारण ही पंजाब में देखिए 2 प्रमुख नेता हुआ कर रहे थे आपके, कौन थे, किचलू और सत्यपाल। ठीक है, किचलू और सत्यपाल, ये जो है अब इस काला कानून के खिलाफ काफ़ी इन्होंने विद्रोह किया था। और ये किचलू और सत्यपाल क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या करेंगे, अब गांधी जी को पंजाब बुलाएंगे। किसी तरह से वो गांधी जी के पास
इस सूचना को पहुंचाते हैं और उनको जो है गांधी जी को पंजाब बुलाने की तैयारी में लगते हैं या फिर उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। लेकिन गांधी जी पंजाब की ओर वो निकलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ उनको क्या करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ समझ गया था कि ये जो मलंग बाबा जो है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इनको उपाधि दी गई थी मलंग बाबा की। तो अब इनको क्या कि समझ गए थे अगर यहाँ पंजाब पहुंच जाते हैं तो फिर पूरी जनता के अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उनके अंदर, ये लोग इनको देख करके एक आंदोलन और भी वहाँ पे एक मजबूत आंदोलन पकड़ सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया गया, गांधी जी को ये पंजाब आने ही नहीं देते हैं। ये अंग्रेज़ जो सेना थी ये इनको पंजाब आने नहीं देंगे। और उसके बाद आपको जो है एक जलियांवाला बाग कांड आपको पढ़ना है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इसमें ये जलियांवाला बाग कांड को हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो पंजाब, ये वैशाख पूर्णिमा का टाइम था, ठीक है। यह जो घटना थी जलियांवाला बाग कांड, हम समझ लेते हैं ये क्यों हुआ था। यह घटना थी वैशाख पूर्णिमा के टाइम पे। आप सभी को पता है जैसे कि काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण टाइम होता है ये, मतलब कि पंजाब में अगर आप जाओगे तो वैशाख पूर्णिमा काफ़ी मतलब कि ये पूजा का एक टाइम पीरियड होता है ना, उस तरह के लोग वहाँ पे लोगों का होता है। तो जलियांवाला बाग जो प्लेस था आपका पंजाब में, वहाँ पे काफ़ी मतलब कि अच्छा खासा एक मतलब प्लेस था, मैदान था, लेकिन एंट्री जो थी एक गेट थी, छोटी सी गेट थी। तो वहाँ पे लोग नॉर्मली लोग भी आए हुए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपने बच्चे लोग भी आए थे, बूढ़े लोग भी आए थे, और यहाँ पे ये सारे नेता लोग भी आए हुए थे। उस रोलेक्ट एक्ट के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, भारतीय जो थे काफ़ी नेता जो आए हुए थे मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग में ही ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब बातें कर रहे थे, या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पे मतलब सिंपल से आप समझ रहे कि एक गुट बना करके वहाँ पे कुछ तरह के कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो ये बात जैसे ही पता चलते हैं ब्रिटिश सेना के जो अध्यक्ष थे वहाँ पे जनरल डायर को, ठीक है। तो अब ये जनरल डायर क्या करते हैं, उन पे क्या करते हैं, गोली चला देते हैं। और ये गोली जो चलाया जाता है कोई हवा फायरिंग नहीं किया जाएगा, सीधे चलाए जाते हैं लोगों के ऊपर। और ये एक बिल्कुल ही आप मतलब कि जैसे ही गोली की आवाज़ लोगों को सुनते हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर गिरना, यहाँ से भागने, क्योंकि एक ही एंट्री गेट थे, वहाँ से लोग आ भी रहे थे और बाहर भी जाने के लिए वही एक गेट थी। तो जैसे ही पूरे फायरिंग होते हैं तो कई लोग मतलब बोला जाता है कि बीच में एक कुआं भी था, वहीं पे उस कुएं में ही लोग अगबका करके 300-400 लोग ऐसे ही गिर गए थे, और कई लोग तो गोली से उनकी मृत्यु हुई थी। बोला जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग इसमें जलियांवाला बाग कांड में मारे गए थे। अभी तक जितने भी अभी हमने इतिहास पढ़े हैं पूरे, ये पहला कांड था जलियांवाला बाग कांड, जिसमें 1000 भारतीयों की मौत, उससे भी अधिक 1000 से भी अधिक भारतीयों की मौत पहली बार एक साथ हुई थी। ये पहला जलियांवाला बाग कांड था। तो इसमें आपको देखेंगे गांधी जी की भी कुछ चीज़ें किस तरह से वो अपना फिर दिमाग, तो लेकिन ये तो हमारा जो रिपोर्ट था, हमने जो रिपोर्ट निकाली थी कि इसमें 1000 से अधिक भारतीय मारे गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक, जब वो मीटिंग करते हैं, जब वो उनका जो रिपोर्ट आता है, उनका रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, रेवन रिपोर्ट। पूछा जाएगा रेवन रिपोर्ट का संबंध है तो जलियांवाला बाग कांड से। इनके इस रिपोर्ट के थ्रू क्या बताया जाता है कि केवल 379 व्यक्ति ही मारे गए थे जलियांवाला बाग कांड में, ठीक है। और नॉर्मली 300-400 लोग तो कुएं में ही गिर करके मर गए थे। तो यह घटना कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के कारण ही हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट क्या था वो भी हम लोग समझ गए हैं के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय क्या हुआ था कि भारत का वाइसराय कौन था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। पूछा जाएगा आपके लिए। ये भारतीय रोलेक्ट एक्ट से काफ़ी गुस्से थे लोग, आप सभी को पता है, मैंने बताया। उसके लिए क्या किए थे, ये लोग आए थे यहाँ पे मीटिंग किए थे। अब पंजाब के प्रमुख नेता, पूछा जाएगा जलियांवाला बाग कांड के प्रमुख नेता, तो सतपाल किचलू और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को बुलाया था, मैंने आपको बताया था। और इनको फिर क्या करते, वो जो ब्रिटिशर जो सेना थी, इनको क्या कर लेते, गिरफ्तार कर लेते। और यही जलियांवाला बाग कांड का तत्कालिक कारण था, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनको गिरफ्तार कर लिया, इनके लिए ही इनके जो साथी नेता थे ये लोग भी गए थे जलियांवाला बाग मैदान में मीटिंग कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और रोलेक्ट एक्ट के ऊपर भी ये लोग बात कर रहे थे। तो यही सबसे बड़ा तत्कालिक कारण पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग कांड का तत्कालिक कारण क्या था। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू का क्या था, गिरफ्तारी। रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये जो जलियांवाला बाग कांड आप समझ गए कि जनरल डायर ने जो गोली चलाया था, इस कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था, त्याग दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या की थी, एक उपाधि दी थी नाइटहुड की। इसने क्या की थी, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद।
और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या किया गया था, हंटर कमीशन का गठन हुआ था। याद रखिएगा, हंटर कमीशन का संबंध है तो जलियांवाला बाग कांड से ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन। अब आप समझ सकते हैं अंग्रेजों बैठाए हैं कमीशन, तो आप अंग्रेज़ों के खिलाफ़ तो वो कमीशन कोई रिपोर्ट देगी नहीं। वो बिल्कुल जो रिपोर्ट देते हैं बोलते हैं कि अच्छा किए जनरल डायर ने जो लोगों के ऊपर गोली चलाई, क्योंकि वहाँ पे जो नेता लोग थे वो ऊपर ही उनके जो ब्रिटिश सेना के ऊपर थे वहाँ पे वो उनके ऊपर हमला कर दिए थे। और अगर जनरल डायर गोली ना चलाते तो हो सकता था कि इनके सेना ही मतलब ब्रिटिश सेना के ही काफ़ी मृत्यु हो जाते और इनकी एक आत्म होते हैं ना मतलब कि अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट कि हम ब्रिटिशर सेना हैं और ये जनता ही हमारे ऊपर हावी हो गए, हमारी मृत्यु हो जाती। इसी कारण इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इनके ऊपर गोली चलाई। ये रिपोर्ट ऐसा बताता था हंटर कमीशन। तो और हंटर कमीशन का रिपोर्ट 1900 कब आया था ये भी याद रखिएगा, 1920 में, जिसमें बताया गया क्या था कि जनरल डायर निर्दोष है। जिसमें मैंने क्या बताया कि जनरल डायर जो गोली चलाते, इसमें क्या बताता है ये कमीशन कि जनरल डायर ने बिल्कुल सही निर्णय लिए थे, इन्होंने जो गोली चलाने की बिल्कुल सही। अब गांधी जी को जैसे ही इस रिपोर्ट के पता चलती कि अब इसके बाद जो है गांधी जी का दिमाग होगा फिरेगा। अब इसके बाद गांधी जी समझ जाते हैं कि अब हम जो है अंग्रेज़ों का कोई भी सहयोग करने वाले नहीं हैं, असहयोग। अब यहीं से आपका आंदोलन नेक्स्ट अगला स्टार्ट होगा, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को क्या कहा था, निर्लज्ज रिपोर्ट। याद रखिएगा, निर्लज्ज रिपोर्ट कहा था गांधी जी ने। और रेवन रिपोर्ट इसी घटना से जुड़ी है, मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो है आंदोलन हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हम लोग समझेंगे। असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसमें गांधी जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है अब गांधी जी अंग्रेज़ों से बिल्कुल ही नाखुश हो जाएंगे। और अब जो रोलेट एक्ट में जो हंटर कमीशन जो जो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि केवल 379 भारतीयों की ही केवल मृत्यु हुई है, जिसमें 1000 से ऊपर भारतीयों ने जान गंवाई थी। और ये पहला जो कांड था जिसमें एक साथ भारतीयों की 1000 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो गांधी जी अब जो है कसम खा लेते हैं और इसके बाद जो गांधी जी कह देते हैं कि अब जो है बहुत हो गया है। और वो काफ़ी गुस्सा हुए थे अंग्रेज़ों के ऊपर। और अब गांधी जी जो है अंग्रेज़ों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यही होता है इसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आगे लगे, यानी कि असहयोग मतलब कि अब जो है हम आपका सहयोग नहीं करने वाले। कैसे करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हम आपके से कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम आपसे कोई बड़ी मतलब कि अंग्रेज़ों को सेना को मारेंगे या अंग्रेज़ों किसी को भी हम कोई तरह का नुकसान हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। कहीं भी कुछ हम ऐसे मतलब कि कोई मतलब हड़ताल कर देंगे या कोई जुलूस ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, केवल असहयोग करेंगे। हम स्वदेशी वस्त्रों का केवल यूज़ करेंगे, कपास की खेती करेंगे, सूती वस्त्रों का कपड़ा पहनेंगे। जितने भी विदेशी वस्त्र के हैं, जो कपड़े लोग पहने हुए थे, सब घर जा करके घर से निकाल कर उसको आग लगा दे रहे थे। इस तरह से चीज़ों गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन में चीज़ें निकाली। विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था। इसी के साथ साथ आपको मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया था चंपारण सत्याग्रह के बाद, उनको केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। ठीक है। उसके बाद जितने लोग भी सरकारी नौकरी में थे उन्होंने सरकारी नौकरियों पे जाना छोड़ दिया था, सरकारी नौकरियों को त्याग दिए थे। जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चित्तरंजन दास ने वकालत की जो वकालत कर रहे थे उन्होंने वो काम को छोड़ दिए थे। इस प्रकार के हम जो है आपका बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। आप ठीक है, आप जो कर रहे कीजिए, हम आपको साथ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है अब आपका सहयोग नहीं देंगे। आपका जो इनकम ऑफ सोर्स था, जो इनकम ऑफ सोर्स जो है आपका, जो हमारे थ्रू हो रहा था, हम जो है अब हम अपनी खुद से स्वदेशी वस्त्रों का या फिर स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, खुद बनाएंगे, खुद चीज़ों को अपने सोर्स मतलब इनकम ऑफ सोर्स अब हम खुद जनरेट करेंगे। हम आपका सहयोग हम नहीं करने वाले हैं। उसी प्रकार जो शराब वगैरह थी, ये सब सारे चीज़ों पे जो है बिल्कुल तरह से गांधी जी और पूरे भारतीय लोग ने बिल्कुल गांधी जी का साथ दिया और बिल्कुल शराबों का जो भी मतलब विदेशी चीज़ जितने भी चीज़ें हम उसका बहिष्कार करने लगे। सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने से रोक दिया गया कि कोई अब जो है सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, स्वदेशी स्कूलों का निर्माण होगा। ठीक है। जिसमें आप देखोगे आगे जाके कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद आपका काशी विद्यापीठ की स्थापना आपको अभी मैं बताऊंगा कि वो स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना आपको देखने मिलेगी। ये था आपका असहयोग आंदोलन। क्या इसका मतलब ये था कि हम आपसे कोई युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन अब जो हम अपना सहयोग आपका नहीं देने वाले हैं। तो क्वेश्चन और क्या क्या बनने वाले हैं कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के साथ ही पूछा जाएगा किनके मृत्यु। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सब पीसीएस लेवल का क्वेश्चन, जेपीएससी दोगे बीपीएससी दोगे तो पूछा जाएगा किनके मृत्यु के बाद ही ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को।
1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सभी को पता है क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है। अब ये बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो सेपरेट या फिर नेक्स्ट वीडियो में आईएनसी के जितने अधिवेशन और आईएनसी के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब वहाँ से डेफिनेटली कि आपके क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। मैंने भी टेस्ट सीरीज में जो डाला है क्वेश्चन, जो मैंने प्रैक्टिस सेट जो मतलब लॉन्च किया है 129 रुपीज़ में, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत अच्छे लेवल। खैर वो तो मैंने खुद तैयार किया कंटेंट, तो उसकी बात अलग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को 129 में। कैसे ज्वाइन करना है, 7870121321 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, केवल ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। और जो है उसका प्राइस अब एक हफ्ते के बाद मैं उसको इंक्रीज़ कर दूंगा। खैर ये छोड़िए, और अब हम बात करते हैं कि 1920 में आईएनसी का जो अधिवेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है कोलकाता में, ठीक है। कलकत्ता में आईएनसी का मीटिंग बुलाया जाता है। और क्यों ये मीटिंग बुलाया जाता है, इसी के लिए, असहयोग आंदोलन के। अब जो है आईएनसी में जितने नेता हैं सभी, गांधी जी लोग सभी आएंगे, मीटिंग करेंगे। अब जो है हमें असहयोग आंदोलन करना है। कैसे करना मैंने बता दिया, स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना, चरखा चलाना है, हमें कपास की खेती करना है, कपास बोना है, सूती वस्त्रों का हमें, खादी वस्त्रों का हमें इस्तेमाल करना है। ये चीज़ों का मीटिंग के लिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन होती है कलकत्ता में। लेकिन यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, क्योंकि चित्तरंजन दास जो होते हैं इस आंदोलन के विरोध होते हैं। वो कहते हैं हट, ये क्या कोई किसी तरह का ये क्या आंदोलन है भाई, मतलब ये नॉर्मल लेते। लेकिन फिर से इस आंदोलन में तो पूछा जाएगा कि कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कोलकाता अधिवेशन में। तो यहाँ पे प्रस्ताव पारित नहीं होता, याद रखिएगा। पूछा जाएगा ये जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ तो कोलकाता में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। उसके बाद अगले कुछ उसी समय 1920 में ही दिसंबर में ही नेक्स्ट आईएनसी का जो होता है अधिवेशन होता है 1920 में। देखिए मैंने रेड लाइन सब में रख डाला है कि ये सब आपको याद होने चाहिए एकदम, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो आपको इतना भी काम नहीं करना, मैंने बिल्कुल बोला ना कि मलाई निकाल के रख दिया, तो आपको बस उतना कम से कम याद रखना है। तो दिसंबर 1920 में नेक्स्ट अधिवेशन आईएनसी का कहाँ होता है, नागपुर में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी थे। और इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने भी सहयोग देते हैं गांधी जी लोग का कि हाँ ठीक है, ये असहयोग आंदोलन बिल्कुल किया जाए। और ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। तो कौन सा अधिवेशन में, तो आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था, नागपुर वाला अधिवेशन। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी थे, ठीक है। इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम हुए थे, सकारात्मक कार्यक्रम और नकारात्मक कार्यक्रम। सकारात्मक कार्यक्रम ये था कि हम जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करेंगे। जो जितने उपाधि मिले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो जलियांवाला बाग में ही त्याग दिए थे, गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि त्याग कर देंगे। इसमें जो भी सरकारी स्कूलों है, सरकारी नौकरियों है, शराबों के ऊपर हम कोई भी विदेशी वस्त्रों का अब हम सेवन नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, केवल स्वदेशी। और ये आपका था क्या, नकारात्मक कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिए ये नकारात्मक कार्य था। सकारात्मक कार्यक्रम क्या था कि आप देखोगे स्वदेशी विश्वविद्यालयों की, स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना, जिसमें कि भारतीयों के द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, याद नोट डाउन कीजिएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती इसी घटना में। और 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, ठीक है। अब ये एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं, बीएचयू का आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1916। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी ये होता है, ये 1916 में हो जाता है। किसने किया था, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ था ये, ठीक है। मदन किसके नेतृत्व में होता है, ये भी याद रखना, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ था। तो आप समझ गए कि क्या किया गया यहाँ पे, जितने भी विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे नकारात्मक कार्यक्रम में इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है बहिष्कार करेंगे, और जो है सकारात्मक है हम स्वदेशी चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, खादी कपास बोएंगे, खादी वस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे, सूती वस्त्रों का हम इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया थी और काशी विद्यापीठ 1921। नोट डाउन कीजिएगा, मैंने नहीं लिखा। अब यही आंदोलन जो है झारखंड में किस तरह से इम्पैक्ट प्रभाव डालेगी, सभी झारखंड के लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी 1920-21 में क्या होते हैं, रांची आए थे। और कहाँ पर ठहरे, तो पूछा जाएगा आपको, ये जो असहयोग आंदोलन में भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। और गांधी जी जब रांची आते हैं, इसी समय वो टाना भगतों से मिलता है। और टाना भगतों ये बहुत ही प्रभावित होते हैं, और कहा भी जाता है कि ये बहुत ही, गांधी जी इनको अपने बहुत ही मतलब प्रेमी शिष्य भी मानते थे, टाना भगतों को। तो याद रखिएगा, टाना भगतों भी इनके इस आंदोलन में बहुत ही साथ देते हैं। और याद रखिएगा, ये टाना भगत एकदम पूछा ही जाएगा। गांधी जी ने जब वो रांची आए थे तो किनसे मिले थे, टाना भगतों से मिले थे, और वे काफ़ी इनसे प्रभावित भी हुए थे।
अब झारखंड में भी कांग्रेसों का प्रचार, जो आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बननी थी, इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार झारखंड में भी देखने को मिलेगी। अब जैसे कि इसकी आईएनसी की कमेटी बनना, जैसे कि बड़ा सा कंपनी है जैसे दिल्ली में, तो अब ये बड़ा कंपनी क्या करेगी, अपनी छोटी सी मतलब कि अपनी एक कमेटी बना करके भेज देगी झारखंड में, बिहार में, कि अब जो है आप हमारी कंपनी का प्रचार प्रसार कीजिए, या फिर हम यहाँ पे भी मार्केटिंग अभी। उसी प्रकार आईएनसी की छोटी छोटी कमेटियाँ हर जगह बनने को मिलने लगी। उसमें ही झारखंड में भी कांग्रेस कमेटी की स्थापना होगा, और जिसमें वर्ष 1919 में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था, ये पूछा जाएगा। बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने किया था। ठीक है, झारखंड में भी कांग्रेस का प्रचार काफ़ी बढ़ने लगा जी, यानी कि जो कांग्रेस आईएनसी जहाँ पे आपने अधिवेशन देखा कोलकाता का, नागपुर में, ये जो कांग्रेस का प्रचार भी पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। और जो है जिला स्तर में कांग्रेस की कमेटियां बनने लगेगी। जैसे बीजेपी को देख रहे होंगे सेंटर लेवल, तो आप देख रहे होंगे सारे स्टेट में भी फिर बीजेपी के एक एक दल है, वहाँ पे उनके नेता है, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ जिला में भी उनके प्रचार प्रसार करने के लिए नेता। उसी प्रकार कांग्रेस का भी प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर में कांग्रेस की कमेटियाँ क्या होगी, स्थापित होना शुरू हो गया था। तो वर्ष 1919 में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने किया था, और 1920 में रांची एवं हजारीबाग में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 में पलामू जिला में किसने किया था, बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे, और 1920 में रांची एवं हजारीबाग में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था, कपास बो, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कपास बो, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा, किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। और किस अधिवेशन में कहा था, तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में ही ये बात कही थी। और इस अधिवेशन में पूछा जाएगा आपसे कि किसने भाग लिया था, तो आपको बताना होगा, टाना भगत जो है उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपसे अब जो हम बात करेंगे, ये जो असहयोग आंदोलन था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल हमें करना है, और बहिष्कार हमें किससे करना, विदेशी वस्त्रों का। अब यही जो उद्देश्य था गांधी जी का जो ये उद्देश्य था, इस उद्देश्य को ही पूरे झारखंड में हर एक क्षेत्र हो, चाहे पलामू जिला हो, संथाल परगना हो, सिंहभूम हो, मानभूम हो, सारी क्षेत्रों में इसका हमें प्रचार प्रसार करना है। और जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, कुछ कमेटियाँ बनेगी, कुछ अधिवेशन होंगे, कुछ प्रमुख नेताएं आएंगे, उस चीज़ को हमें पढ़ना है। वो चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। इस प्रकार अब हम झारखंड में इन करेंगे। यही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आपका, जो सेक्शन है असहयोग आंदोलन का, और हमने ऊपर में जितने सत्याग्रह थे वो चीज़ कंप्लीट कर लिए। तो हम अब बात करेंगे पलामू में किस प्रकार असहयोग आंदोलन के उद्देश्य के समझिएगा कि हमें स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल करना है और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। इस उद्देश्य को पलामू क्षेत्र में सारे लोगों तक फैलाई जाएगी, बताई जाएगी, प्रचार प्रसार की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं 1920 में जैसे ही कलकत्ता अधिवेशन से लौटते हैं, तो पलामू किला में पलामू के एक आदिवासी नेता थे, घनी सिंह खरवार। याद रखना है, घनी सिंह खरवार पलामू के एक आदिवासी नेता थे। इन्होंने पलामू का राजा ये बनते हैं, और असहयोग आंदोलन के उद्देश्य का ये पूरे तरह से पलामू क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य क्या है, स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। और पलामू के एक प्रमुख नेता के द्वारा, और भी कई प्रमुख नेता हैं, लेकिन एक प्रमुख नेता आपको नाम अभी मैंने आपको बता दिया, घनी सिंह खरवार का। और 1920 को ही काफ़ी प्रमुख नेताओं के द्वारा डाल्टनगंज में पूछा जाएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो डाल्टनगंज में किया गया था 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो CF एंड्रूज थे। और अधिवेशन में, इस जो अधिवेशन होता बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन, इसमें असहयोग आंदोलन की ही चर्चा की गई थी। जो उसकी मेन मोटिव थी असहयोग आंदोलन की, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई थी। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि डाल्टनगंज में, जैसे कि हमारा एक उद्देश्य क्या था कि हम सरकारी स्कूलों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो राष्ट्रीय विद्यालय की डाल्टनगंज में स्थापना की गई थी, किसने की थी पूछा जाएगा, तो बिंदेश्वरी पाठक ने किया था। और हुसैनाबाद के टोल को राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बनाया गया था। तो ये याद रखना है, डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी, बिंदेश्वरी पाठक, और हुसैनाबाद के टोल को क्या किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि रांची में किस प्रकार से ये आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र पूछा जाएगा कौन सा था, तो झारखंड में रांची ही था। मेन जो केंद्र पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन का कौन था केंद्र, तो रांची था। इसके प्रमुख नेता का आपको नाम याद रखना होगा रांची से, जो इस असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, तो मौलवी उस्मान, गुलाब तिवारी और स्वामी विश्वानंद। याद रखना होगा, ये आपको नाम याद करना ही पड़ेगा। मैंने बिल्कुल रेड कलर से टिक कर दिया, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। रांची लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी।
देखिए यहाँ पे अभी इसको मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया, किस तरह से इससे क्वेश्चन बनी है मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट अभी लग नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे भी जब पूरे मॉडर्न हिस्ट्री अब 2 वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद एक पूरा एमसीक्यू ही चलाऊँगा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के ऊपर, जितने ही पूरे एक वीडियो में जितनी लंबी बने 1 घंटे 2 घंटे की, पूरे कंप्लीट रिवीजन में करा दूंगा। तो उसमें भी क्वेश्चन के फॉर्म में सारा चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है भाई, जो टेस्ट सीरीज लेंगे 129 के, अभी जो मैंने दाम रखा है, तो उसमें आपको पूरा हिस्ट्री का नोट्स, झारखंड के हिस्ट्री का नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वहीं पे आपको मैं ग्रुप में, एक्चुअली मैंने एंशिएंट शेयर कर ही दिया है, मेडिवल भी कर दूंगा और मॉडर्न भी साथ में कर दूंगा, एक ही में कर दूंगा, ये भी हो सकता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कीजिए, जुड़िए। मेरे कंटेंट देखिए, आपको आप सभी को पता है क्या कंटेंट है, उसके बाद आप लोग इतना टेंशन ले रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो तो, जो मतलब जो फॉलो किए हैं, जो चीज़ों को देखे, वो लोग तो जुड़ गए हैं। और आप लोग ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं जिनका कभी आपने कोई वीडियो नहीं, लेक्चर नहीं देखा, आप कैसे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उनका कंटेंट में इतना विश्वास। तो खैर ये सारी बातें आपकी है, लेकिन मेरी चीज़ मैंने जो है मैं आपको बता दिया हूँ। और जो है भैया, अब मैं 129 से इसका प्राइस 149 कर दूंगा, क्योंकि जितने मुझे मैक्सिमम जितने स्टूडेंट मिलने थे, मेरे जो टारगेट थे अब ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, इसलिए अब मैं 149 करूँगा। जितने सीरियस स्टूडेंट थे वो जुड़ गए हैं, और मैं उनके लिए इतना कम प्राइस भी रखा था, और इसलिए हिस्ट्री के मैं नोट्स भी उसमें ऐड कर दिया हूँ। अब बात करते हैं रांची। लोहरदगा में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो रांची था। झारखंड में पूछा जाएगा स्वदेशी वस्त्रों का और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो रांची था। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशालाज में गांधी जी ठहरे। तो पूछा जाएगा कि रांची में कहाँ था ठहरे? तो वंशीधर मोदी धर्मशालाज में गांधी जी ठहरे थे। जब वे असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड आए थे, और गांधी जी के नेतृत्व में ही रांची में विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई थी। तो चलिए, ये मतलब ये मैंने लिख दिया था ये आपके लिए। पूछा जाएगा कि रांची में कहाँ ठहरे थे? तो वंशीधर मोदी धर्मशालाज में गांधी जी ठहरे। नेक्स्ट अब हम लोग हजारीबाग में देखेंगे असहयोग आंदोलन का किस प्रकार जो मेन उद्देश्य प्रचार प्रसार हुआ उसका। हजारीबाग में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई है। अब एक सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, अभी हमने देखा 15वां अधिवेशन कब 1920 में, और 16वां अधिवेशन कहाँ पे? हजारीबाग में। और कब हुआ? 1921 में। इसके अध्यक्ष का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, सरला देवी थी, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। इस अधिवेशन में अभी इन तीनों नेता के नाम, क्योंकि जेपीएससी में इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह ने भाषण दिए थे। तो पूछा जाएगा कि इनमें इन 4 ऑप्शन रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, एक कोई अलग ऑप्शन रहेंगे। पूछ लिया जाए कि बिहारी छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में कौन से नेता इसमें शामिल नहीं थे, तो आपको याद होना चाहिए तीनों का नाम। और सबसे इम्पॉर्टेंट, और इस अधिवेशन में भी क्या हुआ कि वही हमें विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है। यही चीज़ यहाँ पे भी डिस्कशन, इस मेन उद्देश्य को यहाँ पे भी चर्चा हुआ था, जो असहयोग आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग में राम नारायण सिंह ने वकालत छोड़ दी थी। तो तो ये आपसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए सारे। अभी मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ तो आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आप देखोगे पेपर को, और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी मिलेंगे। तो पूछा जाएगा कि कौन उस नेता का नाम बताइए जो असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में वकालत छोड़ दिए थे? तो राम नारायण सिंह थे। अब हम बात करते हैं सिंहभूम क्षेत्र में, बहुत ही छोटा 2-3 आपका इसमें पॉइंट याद रखना है। सिंहभूम के चक्रधरपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पूछा, आपको याद रखना है चक्रधरपुर में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विद्यालय का, क्योंकि असहयोग आंदोलन का क्या था? सकारात्मक पक्ष हमें क्या करना है? स्वदेशी विश्वविद्यालय का स्थापना करना है। तो एक तो डाल्टनगंज में मैंने बताया आपको, और अभी यहाँ पे एक मैं आपको और बता रहा हूँ चक्रधरपुर में। और उसके बाद हरिशंकर व्यास जी के नेतृत्व में गोलमुरी मैदान में जनसभा आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा किनके नेतृत्व में? तो हरिशंकर के नेतृत्व में गोलमुरी मैदान में जनसभा आयोजित किए गए थे। ये जनसभा क्यों आयोजित किए गए थे? वही असहयोग आंदोलन को लेकर के ही चर्चा की आयोजित किए गए थे, जहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में बताए, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हमें किस तरह से चीज़ें अंग्रेजों के खिलाफ करनी है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई युद्ध नहीं करनी है, किसी के खून मतलब कि हमें किसी को मारना नहीं, इस तरह की चीज़ें का। इसलिए यहाँ पे जनसभाएं, कांग्रेस की कमेटियाँ झारखंड में बन रही थी, और ये नेताएं अपने प्रचार प्रसार कोई भी सम्मेलन कर रहे थे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही थी, जनता को एक तरह से
जागृत किया जा रहा था इस आंदोलन को लेकर के। हर एक जनता, पूरे हर एक भारतीय लोग आए, बच्चे से बूढ़े तक को यहाँ पे शामिल किया गया था इस आंदोलन में। उसके बाद अब संथाल परगना क्षेत्र में आप देखोगे कि किस प्रकार से यह आंदोलन इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। ये लास्ट क्षेत्र है हमारा। तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था यह भी एक, और इसमें पंडित, बस यही नाम याद रखना है आपको नेता का, इसमें पंडित विनोदानंद झा व प्रफुल्ल चंद्र सेन प्रमुख नेता थे। पूछा जाएगा कि असहयोग संथाल परगना क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे संथाल परगना से, तो आपको नाम याद रखना है विनोदानंद झा और प्रफुल्ल चंद्र सेन जो थे प्रमुख नेता थे। अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3-4 पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे असहयोग आंदोलन से। स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, तो रांची था, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, देवघर। ये एकदम रट जाइए, देखिए एकदम रट जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, एसआई में भी पूछा गया था आपका पेपर में, और जब सचिवालय का पहले भी पेपर देखोगा प्रैक्टिस सेट में तो जनरली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही। ये क्या करेंगे, रांची डाल देंगे, जमशेदपुर डाल देंगे, गिरिडीह डाल देंगे, और एक जो है दूसरा कोई भी जिला का नाम डाल देंगे, बोलेंगे कौन जो है इसमें से केंद्र नहीं था। तो ये जब तक पूरा याद नहीं रहेगा, कोई भी डाल देंगे इसमें से, कोई भी इन लोग, तो ये आप पूरा याद रखिएगा। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, दुमका और देवघर, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, लोहरदगा, झरिया, डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। इसमें भी क्या करेंगे, कौन से जिला में राष्ट्रीय विद्यालय नहीं खोले गए थे या फिर खोले गए थे, तो याद होना चाहिए। रांची में भी खोले गए थे, चतरा में भी, गिरिडीह में भी, लोहरदगा में, झरिया में, डाल्टनगंज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, झारखंड की पहाड़िया जनजातीय के लोगों का असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पूछा जाए कौन सी जनजाति का, तो पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया में भी कौन, तो जबरा पहाड़ियों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट, और पूरा असहयोग आंदोलन तक हम लोग जो है बहुत अच्छे से डिटेल में, और केवल ना झारखंड को कवर किया हमने, भारत के इतिहास को भी हमने इसमें कवर किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट है। और अगर टेस्ट सीरीज से अगर हमारा ज्वाइन करना है, कल है जो है हम एक नया टेस्ट मतलब फिर से लॉन्च कर रहे हैं, मतलब लॉन्च करना इन द सेंस कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समर्थ हो पा रहे हैं। तो इसमें भाई मैथ्स रीजनिंग के तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, और लेकिन बाकी सारे टेस्ट में यहाँ पे बाकी सारे टेस्ट नहीं, वो टेस्ट अलग है, वो चीज़ यहाँ पे मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ। ये अलग टेस्ट है, वो भी एक अलग टेस्ट है। लेकिन हाँ, मैं कंटेंट में यहाँ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ पे भी ज़्यादा, वहाँ पे मैं थोड़ा सा कि अपना भी गाइडलाइन वहाँ पे आप लोगों को दूंगा टेस्ट जैसे ही सीरीज स्टार्ट होगी ग्रुप में। और काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं, ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट हो ही जाएंगे, तो ठीक है, बहुत अच्छा, सही बात है। और हमें देखिए स्टूडेंट बस उतने चाहिए कि जो सिंसियर स्टूडेंट है, जहाँ रिजल्ट है हमारा मतलब हो, ठीक है। तो आइए, आप सभी ने कंटेंट देख रखा भाई, तो आपको इतना सोचना ही नहीं। बहुत कम फी मैंने इसीलिए रखा ही है मैंने, और जिसमें मैंने हिस्ट्री, झारखंड की हिस्ट्री की PDF भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। आइए, अब कुछ नेक्स्ट वीक तक में जो है इसका प्राइस 149 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप हमें मैसेज करिएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको लेना ना लेना, आप एट द एंड एग्जामिनेशन के टाइम आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंटेंट है भैया, आप पूरा समुद्र पढ़ लो, लेकिन कंटेंट आपका हमारा पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये मेहनत है, मेहनत मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है आप हमसे जुड़िए, आपका वेलकम है। और जो लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से ज़रूर जुड़िए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।